नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। ये जो अभी उपचुनाव हुए 3 जगहों पे, जिसमें से 2 जगहों पे बीजेपी हारी और एक जगह तो ऐसी जहां पे उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या ज़ेन-ज़ी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ, वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या ये मान लेना कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे वो आदमी जीत जाएगा? वो दिन गए अब, वो दिन गए। अगर मैं आपको बोलूं कि बीजेपी के लिए अब चिंताओं के अलावा कुछ बचा नहीं 3 उपचुनावों को देखते हुए। देखिए, गुजरात को मैं काउंट नहीं करता जहां पे जीते थे, क्योंकि दोनों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हों, गुजरात से आते हैं और अगर वहाँ भी हार हो जाती तो कमाल ही हो गया होता, मैं आपको बता रहा हूँ। पर बिहार की जो सीट है बांकीपुर, जहाँ से पीके प्रशांत किशोर जीते हैं, वहाँ पे वहाँ की हार एक सबक है बीजेपी के लिए, एक सबक है। और बीजेपी को इसके ऊपर गहन मेरे हिसाब से विचार करना चाहिए। तो क्या बीजेपी के हाथ से धीमे धीमे चीजें निकलती जा रही हैं? क्या ऐसा देश में कुछ हो गया है कि लोग अब बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करने लगे हैं या बातें करने लगे हैं बिना डरे? क्या ज़ेन-ज़ी का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी है कि बीजेपी के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं, खुल के बोलने लगे हैं? मेरा मतलब, बोलते तो पहले भी थे, पर शायद इतनी तेज आवाज नहीं आती थी। अब उस आवाज ने कहीं पे लोगों का जो गुस्सा है वो जाहिर करना शुरू कर दिया है। देखिए, बांकीपुर और दतिया, ये 2 सीट ऐसी हैं जहां पे हार बहुत बड़ी बात है। पहला कारण मैं आपको देता हूं। ज्यादातर रूलिंग पार्टी उपचुनावों में जीतती आई है, ज्यादातर। बिहार में कौन है आज की तारीख में रूलिंग पार्टी? आपको पता है, जेडीयू और आपका लोक जनशक्ति, वो बीजेपी, जेडीयू और पार्टियां मिला के मेन बीजेपी। एमपी में कौन है? मध्य प्रदेश में बीजेपी। तो दतिया में कौन जीतना चाहिए था मध्य प्रदेश में? प्रिंसिपली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर प्रिंसिपली पिछला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख के कौन जीतना चाहिए था? बीजेपी। बिहार में बांकीपुर में कौन जीतना चाहिए था? बीजेपी। हुआ उलट। एक जगह तो पीके ले गए प्रशांत किशोर बिहार में, तो और वो छोटी मार्जिन से नहीं, बड़ी मार्जिन से जीते। और दूसरी जगह दतिया में भी कांग्रेस ही जीती। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी चीज नहीं बोलता आने वाले टाइम के लिए। और बीजेपी को पता होना चाहिए, आप वोटर्स को ये नहीं समझ सकते कि हमारे परमानेंट रहेंगे। मैं कौन से वोटर्स की बात कर रहा हूँ? कुछ वोटर्स फ्लोटिंग होते हैं, उनको छोड़िए। आपके कोर वोटर्स भी आपका साथ नहीं दे रहे। मतलब कहीं ना कहीं रेत जो है वो धीमे धीमे करके फिसल रही है आपके हाथ से। आप सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है आज की तारीख में। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा काम नहीं है। बीजेपी में बड़े बड़े चाणक्य बैठे हैं, बड़े बड़े चाणक्य बैठे हैं, पार्लियामेंट ही नहीं जाते हैं। वो जाना ही पसंद नहीं करते साहब। संसद भवन तक तो जाते हैं, हाउस में नहीं जाते। तो उनके बारे में तो क्या बात करें, छोड़िए। मैं बेसिक जो चीज है वो इन 2 जगहों पे पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा। जो हार हुई है वो 2 मेजर कमजोरियों को दिखाता है बीजेपी की।
और बीजेपी को इसकी चिंता होनी चाहिए। पहली तो ये कि जो कोर सपोर्ट बेस है बीजेपी का, वो शायद दरक रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बोला। कोर वोटर बेस, देखिए दूसरों को तो छोड़िए, पर जो कोर वोटर बेस है वो भी दरक रहा है बीजेपी का, और वो बढ़ रहा है ऑपोजिशन की तरफ। मतलब ये है कि ऑपोजिशन की पॉलिसीज या प्रोग्राम जो वो रख रहे हैं लोगों के आगे, या वो जो बातचीत कर रहे हैं, या जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा भा रहे हैं बनिस्बत इसके जो बीजेपी बोले। बनिस्बत इसके अगर कोर वोटर बेस सरक जाए इन बातों से, तो आप मान के चलिए आपके आने वाले दिन बुरे हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये सारे राजनीतिक विश्लेषक आपको बोलेंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दरक रहा है कोर वोटर बेस आपका। और दूसरी जो पीढ़ीगत बदलाव की कोशिशें इस पार्टी के अंदर हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं मैं बोलूं जबरदस्त विरोध हो रहा है। विद्रोह तो नहीं बोलूंगा, विरोध हो रहा है। जैसे दतिया में क्या हुआ, नरोत्तम मिश्रा तैयार बैठे थे, बड़े नेता हैं बीजेपी के, कि उनको टिकट मिलेगा, पर उनको टिकट नहीं मिला। उनके मन को बहुत पीड़ा हुई, एक आध जगह उनका रोते हुए वीडियो भी आया। उसका क्या असर हुआ आपने देखा चुनाव में, दतिया में। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, चाहे वो राजस्थान हो। राजस्थान में क्या है, आपने वसुंधरा राजे को पूरा दरकिनार कर दिया और लिया एक पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया भजनलाल शर्मा जी को। भजनलाल शर्मा जो पहली बार के एमएलए हैं और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए। आप क्या मानते हैं राजस्थान में इसको लेके बीजेपी के अंदर संघर्ष नहीं चल रहा है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं। चाहे वो मोहन यादव हो मध्य प्रदेश में, चाहे वो नायब सैनी हो हरियाणा में, चाहे वो रेखा गुप्ता हो दिल्ली में, अंदर पार्टी के अंदर सुर तो सुनने को मिल ही रहे हैं। आप ऐसे पुराने नेताओं को एकदम से साइडलाइन या दूर नहीं कर सकते हो। उसको अगर करते हो तो आपको ये भुगतना पड़ता है। जितने भी एनडीए दल के सहयोगी दल जिनसे भी हमारी बात हुई, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, उन्होंने कहा ये एक तरह से चेतावनी है वोटरों की कि इन चीज़ों को, इन चुनावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अरे पर आप तो गद्दी पे बैठे, हल्का क्या होता है? हल्का क्या होता है? गद्दी पे बैठ के तो सब सुनहरा सुनहरा दिखता है, वो दिख रहा है। और इसमें मैं ऑपोजिशन का हाथ बोलूँगा कि ऑपोजिशन खासतौर से कांग्रेस और अखिलेश यादव ने ऐसे मुद्दे पकड़े जैसे कि अयोध्या चंदा चोरी, जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक, ये जो मुद्दे उन्होंने पकड़े, ये जनता के बीच में पॉपुलर हुए हैं और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और बीजेपी के पास देखिए, बीजेपी अभी तक बोलती थी नैरेटिव हम बनाते हैं और ऑपोजिशन उसको फॉलो करता है। यहाँ ऐसा नहीं है। अब नैरेटिव बना रही है ऑपोजिशन और बीजेपी उसका जवाब नहीं दे पा रही। ये पहली बार हुआ है, आपको बताऊं। अगर आप पिछले 12 साल में देखें तो ये पहली बार हुआ है। तो क्या लोगों का मुंह भी बीजेपी की तरफ, या मैं बोलूं बीजेपी से एक ही आदमी का मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ डिक्लाइन पे है? क्या वो फिसल रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका ऑरा भी लोगों की निगाह में कम हो रहा है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। कई कारण हैं उसके पीछे। इकोनॉमी भी है, अर्थव्यवस्था भी है, उसके अलावा आपने कैसे हैंडल करा छात्रों के मूवमेंट को, वो भी है। इसके अलावा अयोध्या, क्योंकि श्रद्धा का मामला है,
वो भी है। इसके अलावा और कई मामले हैं, सड़कें हैं, कई जगह सड़कें बनी और 18 महीने में टूट गई, वो भी है। तो नरेंद्र मोदी का जो जो शीन थी या जो चमक थी चेहरे पे लोगों के लिए, उसमें भी अंतर पड़ा है और वो नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा ही प्रतीत होता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि धीमे धीमे ऑपोजिशन गेन कर रहा है और नरेंद्र मोदी अपना चार्म लूज कर रहे हैं, जनता के बीच में लूज कर रहे हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है। और ये मेरा काम नहीं है कि मोदी जी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बांकीपुर का जो नतीजा है वो बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश है। हम क्योंकि इन्होंने ये चुनाव 8 महीने पहले नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी, उसको तो छोड़िए 4 महीने हुए, पर 8 महीने पहले जीता था बड़ी मार्जिन से। और उसका, और सबसे बड़ी बात, नितिन नवीन का गढ़ है। मैं बोलूंगा ये नितिन नवीन कौन, प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो नहीं बचा पाए आप, तो आप क्या बचाएंगे? खाक बचाएंगे। आज मैंने सोचा पार्लियामेंट से हटके थोड़ी दूसरी बात कर ली जाए और आपको इलेक्शन पे ले जाया जाए और उस पर बात करी जाए। एक इन्होंने ये इलेक्शन के अंदर ये कहा था कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए बीजेपी के टिकट पे वो जीतेगा, ये दिखाता था अहम। ये है अहम टूटा, और इस अहम को तोड़ने में पीके का बहुत बड़ा हाथ है बांकीपुर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। मतलब ये हो गया कुत्ते बिल्ली, किसी को टिकट दीजिए, बीजेपी का है तो जीत जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जनता बेवकूफ नहीं है। जनता, मैं बोलूँगा, बिहार की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली साउंड जनता है। उनको पॉलिटिकली काफ़ी नॉलेज है, इसलिए वो उस बात का उनको असर पड़ा। 19,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते। पर आपको मेन चीज़ मैं बताते चलूँ, बीजेपी वो नहीं है जो पहले होती थी, चाणक्य वो नहीं है जो पहले होते थे। देखिए, चाणक्य नाम क्यों पड़ता है? इलेक्शन जीतते जाइए नाम पड़ जाएगा चाणक्य, हारते जाइए तो नहीं बनेगा। गोदी मीडिया आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो डिक्लाइन एक तरह से चालू हो गया है, इस चीज को मानिए। ये चुनाव ये बताते हैं, उसके कारण भी मैंने आपको दिए। अब मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।